हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनिया सतानी। तो रुक कर लेते सुपरफास्ट 100 की ओर। केंद्र समेत देश के कई राज्यों में सत्ता चला रही बीजेपी आज अपना स्थापना दिवस मना रही है। पार्टी के 41वें स्थापना दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। पीएम ने कहा कि बीजेपी के 41 साल इस बात के साक्षी हैं कि सेवा कैसे की जा सकती है, कार्यकर्ताओं के दम पर कैसे पार्टी आगे बढ़ती है। पीएम मोदी ने कहा कि ऐसी पार्टियों ने नकली सेकुलरिज्म का नकाब पहना हुआ था जो उतर गया है। यहां सेकुलरिज्म का मतलब कुछ लोगों के लिए योजनाएं, वोट बैंक के लिए नीतियां बना दिया गया है। जो हर किसी के लिए नीतियां बना रहा है उसे विरोधी कम्युनल कहते हैं। पीएम ने कहा कि आज सीए, कृषि कानून और लेबर लॉ को लेकर लोगों को बरगलाया जा रहा है। इसके पीछे सोची समझी साजिश है और राजनीतिक अस्थिरता पैदा करना लक्ष्य है। कुछ लोगों की बीजेपी से दुश्मनी है, इसीलिए ऐसा कर रहे हैं। बीजेपी के हर कार्यकर्ता को सतर्क रहना है। बीजेपी आज देश भर में अपना स्थापना दिवस मना रही है। स्थापना दिवस के मौके पर गृहमंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर लिखा है, सभी कार्यकर्ताओं को बीजेपी के स्थापना दिवस की शुभकामनाएं। अपने खून पसीने से सींचकर बीजेपी को विशाल वटवृक्ष बनाने वाले सभी महापुरुषों को नमन करता हूं। वहीं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट किया, बीजेपी के स्थापना दिवस के अवसर पर मैं संगठन के उन सभी महापुरुषों को नमन करता हूं जिन्होंने अपना सर्वस्व अर्पण कर पार्टी को इस वैभव तक पहुंचाया है। बीजेपी एक ऐसा संगठन है जिसके सदस्यों के लिए पार्टी ही परिवार है। स्थापना दिवस के मौके पर सीएम मनोहर लाल ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को बधाई दी। इस मौके पर सीएम ने ट्वीट कर लिखा कि सिद्धांतों और आदर्शों पर केंद्रित शून्य से शिखर तक की यात्रा अनगिनत कार्यकर्ताओं और हमारे मार्गदर्शकों के समर्पण और बलिदान का फल है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने फसल खरीद को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हुड्डा ने कहा कि फसल की नमी को घटाना गलत है। इसके साथ उन्होंने कहा कि किसानों की लागत बढ़ रही है, नए नियमों से किसानों को परेशानी हो रही है। इसी के साथ भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि फसल बीमा योजना के 75% दावे खारिज हुए हैं। बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 पहुंच चुका है। स्कूलों का जिक्र करते हुए हुड्डा ने कहा कि स्कूलों में टीचरों की कमी है। 1057 सरकार जो है वो स्कूल बंद कर रही है। भिवानी में बीजेपी के 42वें स्थापना दिवस पर सांसद धर्मवीर सिंह ने जिला स्तर पर पार्टी का झंडा फहराकर इसी के साथ सभी कार्यकर्ताओं और देश प्रदेश के पार्टी संगठनों को बधाई दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी विश्व की सबसे मजबूत पार्टी है। इसका श्रेय धर्मवीर सिंह ने पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत पार्टी के सभी जिला और देश प्रदेश स्तर के कार्यकर्ताओं को दिया। पूर्व प्रधानमंत्री ताऊ देवीलाल की पुण्यतिथि के मौके पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने देवीलाल के समाधि संघर्ष स्थल पर जाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। जेजेपी अध्यक्ष अजय चौटाला और इंसो के अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला ने भी ताऊ देवीलाल को श्रद्धांजलि अर्पित की और उन्हें नमन किया। इस मौके पर दुष्यंत चौटाला ने कहा कि चौधरी देवीलाल को किसानों के मसीहा के रूप में जाना जाता है। उन्होंने देश की राजनीति में कई बड़े बदलाव लाने का काम किया। वहीं अजय चौटाला ने कहा कि जेजेपी चौधरी देवीलाल की विचारधारा पर चलने का काम कर रही है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन 132वें दिन भी लगातार जारी है। किसान कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर बॉर्डर पर डटे हुए हैं। इसी बीच सोमवार को भारतीय किसान यूनियन द्वारा संयुक्त मोर्चा के ऐलान पर देश भर में किसानों ने एफसीआई दफ्तर के बाहर धरना प्रदर्शन किया। इसी कड़ी में अब किसान 10 अप्रैल को केएमपी जाम करेंगे, जिसके बाद 13 अप्रैल को दिल्ली बॉर्डर पर बैसाखी का पर्व मनाया जाएगा और उसके बाद 14 अप्रैल को संविधान बचाओ दिवस मनाया जाएगा और वहीं मई के पहले पखवाड़े में किसान संसद कूच भी करेंगे। गोहाना की अनाज मंडी में गेहूं की आवक तेज हो गई है। अब 22,000 क्विंटल गेहूं पिछले 5 दिन में आ चुका है।
दरअसल सरकार ने गेहूं मंडी में लाने के लिए एसएमएस सिस्टम बंद कर दिया है, जिससे किसान और आड़ती दोनों खुश हैं। बता दें कि पहले किसानों को मोबाइल पर एसएमएस आ जाता था, पर फसल पककर तैयार नहीं होती थी। लेकिन अब किसान पकने के बाद उसे कटाई कर किसी समय मंडी में ला सकता है। और वहीं किसानों का कहना है कि सरकार ने गेहूं की नमी 14% से घटाकर 12% कर दी है और इसे दोबारा से 12 से 14% कर दिया जाए। इससे गेहूं खरीद में एजेंसियां देरी करती हैं। सरकार ने एसएमएस को बंद कर एक अच्छा काम किया है, इससे बहुत परेशानी होती थी। फसल पंजीकरण में आ रही परेशानी के चलते किसान संघर्ष समिति जाखल ब्लॉक के किसानों ने नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। किसानों ने बताया कि फसल पंजीकरण आपस में मेल नहीं खा रहा है, ऐसे में फसल पंजीकरण करवाने में दिक्कतें पेश आ रही हैं। इसी को लेकर जाखल के नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। नायब तहसीलदार ने इस बारे में जिला राजस्व अधिकारी से बात कर समस्या का जल्द समाधान का आश्वासन दिया। कोरोना एक बार फिर पूरे देश में तेजी से बढ़ रहा है। बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए कई राज्य सरकारों ने लॉकडाउन की भी घोषणा कर दी है। लगातार कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के बाद प्रधानमंत्री एक बार फिर सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बैठक करेंगे। 8 अप्रैल को होने वाली इस बैठक में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे और बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना के बढ़ते आंकड़ों पर चर्चा करने के साथ साथ संक्रमण को रोकने की रणनीति पर भी चर्चा करेंगे। हरियाणा में कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। बीते 24 घंटे में 2040 नए मरीजों की पुष्टि हुई, जिसमें से गुरुग्राम से 581, करनाल से 200, अंबाला से 185 और कुरुक्षेत्र से 170 नए कोरोना केसेस सामने आए हैं। वहीं फरीदाबाद में भी कोरोना के 154, जींद में 111, यमुनानगर में 123 और पंचकुला में 124 मामलों की पुष्टि हुई। और वहीं कोरोना से एक दिन में 8 लोगों ने जान गंवाई है। इसके साथ ही प्रदेश में अब तक 3199 मरीजों की मौत हो चुकी है। प्रदेश में कुल मरीजों का आंकड़ा 3 लाख के पार हो चुका है और एक दिन में 1501 मरीजों ने कोरोना को मात दी। बता दें कि अब तक 2,83,000 से ज्यादा मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं। वहीं जाखल में कोरोना से 52 साल के व्यक्ति की मौत हो गई। बता दें कि कोरोना संक्रमित का हिसार के जिंदल अस्पताल में इलाज चल रहा था और इसी के साथ जाखल में कोरोना से होने वाली मौतों का आंकड़ा 8 पहुंच चुका है। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रशासन अलर्ट हो गया। फरीदाबाद में भी कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए लगातार वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान सीएमओ डॉक्टर रणदीप पुनिया ने कहा कि दिल्ली में नाइट कर्फ्यू की शुरुआत कर दी गई है। इसके चलते आज फरीदाबाद की डीसी ने भी मीटिंग बुलाई है। उन्होंने लोगों से भी अपील की है कि वो कोरोना को लेकर जो नियम बनाए हैं उनका सख्ती से पालन करें। कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर पिहोवा पुलिस भीड़भाड़ वाले इलाकों में सक्रिय हो गई है। एक और पुलिस ने भीड़भाड़ वाले इलाकों में बिना मास्क के घूमने वाले लोगों के चालान काटे, तो वहीं लोगों को मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के लिए जागरूक किया। पिहोवा शहरी थाना अध्यक्ष जगदीश दामक ने जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना महामारी के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए पुलिस मास्क को लेकर सख्ती बरत रही है। और वहीं इस दौरान पुलिस ने तमाम शिकायतों के बाद भी उन शरारती तत्वों पर भी शिकंजा कसा जो शैक्षणिक संस्थानों के सामने अपनी बुलेट में साइलेंसर लगाकर तेज आवाज लगाते हुए सड़कों पर दौड़ते रहते हैं। पिहोवा के कैथल रोड स्थित कार्यालय के सामने बिजली कर्मचारियों ने 5वें दिन भी धरना प्रदर्शन किया और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बिजली कर्मचारी रणजीत ने बताया कि पिहोवा डिवीजन में 2 नए सब स्टेशन खोले गए हैं, जिनके लिए कर्मचारियों की आवश्यकता है। इसका उद्घाटन तो कर दिया गया, लेकिन कर्मचारी उपलब्ध नहीं करवाए गए, बल्कि कर्मचारियों को ही एसडीओ की ओर से आदेश दे दिए गए हैं। दरअसल दोनों स्टेशन में अतिरिक्त ड्यूटी देने के निर्देश दिए गए हैं, जिसको लेकर कर्मचारियों में भारी रोष है और आदेशों के खिलाफ धरना प्रदर्शन जारी है। फतेहाबाद में वाहन रजिस्ट्रेशन के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया। सेफ फ्लाइंग के डीएसपी की शिकायत पर इस मामले में पुलिस ने 3 पूर्व एसडीएम, 2 क्लर्क सहित 8 लोगों पर धोखाधड़ी और दूसरी धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।
दर्ज हुए मामले में पूर्व एसडीएम सतबीर जांगू, संजय बिश्नोई और सुरजीत नैन, तो वहीं पूर्व क्लर्क ओम प्रकाश सिहाग और क्लर्क राजेश खटक शामिल हैं। ये फर्जीवाड़ा पिछले 3 सालों से जारी था। बल्लभगढ़ की सब्जी मंडी में बदमाशों द्वारा आड़ती को गोली मारकर घायल करने से मंडी के आड़तियों में रोष है। बल्लभगढ़ सब्जी मंडी के आड़तियों ने विरोध प्रकट करते हुए कहा कि अगर 2 दिन में पुलिस ने बदमाशों को गिरफ्तार नहीं किया तो वे मंडी को बंद कर देंगे। वहीं मंडी के आड़तियों ने एक बैठक आयोजन करके फैसला लिया है। आपको बता दें कि पिछले दिनों बदमाशों ने आड़ती समेत 3 लोगों को गोलीबारी करके घायल कर दिया था। राधौर बस स्टैंड के शौचालयों में बंद मिले 2 युवकों में से एक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। प्राथमिक जांच में नशे की ओवरडोज का मामला लग रहा है। पुलिस ने मृतक युवक के शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि बस स्टैंड के शौचालय में युवक के बंद होने की सूचना मिली थी, जिसके आधार पर बस अड्डे के वरिष्ठ अधिकारी ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब दरवाजा तोड़कर देखा तो वहां 2 युवक मिले, जिनमें से एक युवक बेहोश था और दूसरा नशे की स्थिति में था। पुलिस ने युवक को अस्पताल पहुंचाया, जिसमें से एक की मौत हो चुकी थी। बहरहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। और इधर पुन्हाना में पुलिस ने एक फर्जी पुलिसकर्मी को गिरफ्तार किया है। पुलिस को आरोपी के पास से फर्जी आई कार्ड भी मिला। पुलिस द्वारा बताया गया कि इसका इस्तेमाल वो बसों और टोल टैक्स पर किया करता था। पुलिस ने आरोपी को पुन्हाना बस स्टैंड से गिरफ्तार किया है, जिसके बाद आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी, कागजातों के साथ छेड़छाड़ करने सहित आधा दर्जन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। सोमवार को आरोपी को अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। भिवानी जिले के गांव सुई में एक महिला के साथ मारपीट का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि महिला के दोनों बेटे भारतीय सेना में देश सेवा के लिए कार्यरत है। महिला के साथ मारपीट गली में साफ सफाई को लेकर हुई। आरोप है कि पड़ोसियों ने महिला के सर पर वार किया, जिससे के बाद वो गंभीर रूप से घायल हो गई। मां के साथ हुई मारपीट मामले को लेकर दोनों जवान एसपी कार्यालय पर पहुंचे, जिस पर अधिकारियों ने उन्हें जांच का भरोसा दिया। और वहीं पानीपत में एक महिला के साथ दहेज के लोभियों ने मारपीट की। दरअसल समझौते के लिए महिला के मायके पक्ष को थाने में बुलाया गया था। इस दौरान ससुराल पक्ष के लोगों ने महिला के साथ बदसलूकी कर मारपीट की। बता दें कि दोनों पक्ष पंचायती तौर पर समझौता करने के लिए इकट्ठा हुए थे, लेकिन ससुराल पक्ष के लोगों ने मायके पक्ष के लोगों के साथ महिला थाने के अंदर ही गाली गलौज और मारपीट करनी शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस ने बीच बचाव करके दोनों पक्षों को अलग किया। पीड़िता की मां का कहना है कि 3.5 सालों में एक भी दिन उसकी बेटी को चैन से नहीं रहने दिया गया। उसे हर रोज दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया। बेटी का घर बस जाए इसीलिए किसी तरह उसे समझाकर बुझाकर पंचायती तौर पर फैसला करके 1-2 बार वापस घर भेजा गया, लेकिन बावजूद इसके ससुराल पक्ष ने बेटी के साथ मारपीट की। फतेहाबाद में 2 दिन की दुल्हन की खुदकुशी करने का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि घर में ही फंदे से लटककर दुल्हन ने जान दे दी। डीएसपी दलजीत सिंह बेनीवाल ने बताया कि 2 दिन पहले शादी करने वाली प्रियंका का शव उसके ससुराल में घर में फंदे से लटका मिला। परिवार की ओर से मृतका के पिता ने पुलिस को बयान दर्ज करवाते हुए कहा कि उसकी बेटी का दिल ससुराल में नहीं लगा और इसी परेशानी के कारण उसने सुसाइड कर लिया। फिलहाल शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया गया। पिता के बयान दर्ज कर उसके आधार पर आगामी जांच की जा रही। बता दें कि अशोकनगर में 22 साल की प्रियंका, जिसके 2 दिन पहले शादी हुई थी, उसका शव घर में ही फंदे से लटका मिला। मृतका मूल रूप से यूपी की रहने वाली थी और शादी फतेहाबाद के अशोकनगर निवासी एक युवक के साथ हुई। सिरसा के गांव लखड़ावली में एक बैंक प्रबंधक और उप प्रबंधक के अपहरण का मामला सामने आया। दरअसल कार सवार बदमाशों ने दिन दहाड़े बैंक प्रबंधक और उप प्रबंधक का अपहरण किया और बाद में दोनों लोगों को 7 लाख रुपए लेकर छोड़ दिया। पुलिस ने बैंक मैनेजर की शिकायत पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। थाना प्रभारी राज महेंद्र ने बताया कि पुलिस ने बैंक प्रबंधक की शिकायत पर अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। पुलिस मामले की हर एंगल से जांच कर रही है। बहादुरगढ़ के खेड़ी जसौर गांव में गैस कटर से एटीएम काटकर 11 लाख की लूट का मामला सामने आया। दरअसल चोर काले रंग की गाड़ी में आए थे, जिसके बाद उन्होंने गैस कटर से एटीएम काटा और कैश लेकर फरार हो गए। बता दें कि शातिर चोरों ने वारदात से पहले एटीएम में लगे सीसीटीवी कैमरे को स्प्रे से खराब कर दिया, जिसके बाद चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। बताया जा रहा है कि उस समय एटीएम बूथ पर कोई गार्ड मौजूद नहीं था। फिलहाल पुलिस ने शिकायत के आधार पर कार्रवाई करनी शुरू कर दी और आसपास की सीसीटीवी फुटेज भी खंगाली जा रही है। पूरे मामले को लेकर पुलिस अधिकारी का कहना है कि धुंधली सी फुटेज में 2 आरोपी नजर आ रहे हैं।
तो शाम कस्बे में मैचिंग सेंटर और कॉस्मेटिक की दुकान चला रहे व्यापारी से फोन पर 30 लाख रुपए की फिरौती मांगने का मामला सामने आया है। फिरौती न दिए जाने पर व्यापारी को जान से मारने की धमकी दी। घटना के बाद कस्बे के व्यापारी इकट्ठे होकर थाने में पहुंचे और पुलिस से मामले में कार्रवाई की मांग की। व्यापारी सतीश कुमार उर्फ पन्नू ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि कई बार फिरौती और मंथली देने के लिए फोन आए। शनिवार रात को करीब 9 बजे फोन आया और 30 लाख रुपए की फिरौती मांगी। नहीं देने पर अंजाम भुगतने की धमकी भी दी गई। हरियाणा पुलिस के मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत सिरसा से एक महिला सहित कार सवार 4 लोगों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 50,000 नशीली प्रतिबंधित गोलियां बरामद की गई हैं। पकड़े गए सभी आरोपियों को अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा और रिमांड के दौरान नशीली गोलियों की तस्करी के नेटवर्क से जुड़े दूसरे लोगों के बारे में पता लगाया जाएगा। बहादुरगढ़ पुलिस ने किसान आंदोलन के दौरान किसान की हत्या के आरोप में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि 10 दिन पहले बहादुरगढ़ के नए बस स्टैंड पर पंजाब के मोगा के किसान हाकम की हत्या की गई थी। जानकारी के अनुसार किसान हाकम की भाभी कर्मजीत कौर ने अपने प्रेमी कुलवंत से हाकम की हत्या कराई थी। कर्मजीत कौर और कुलवंत के नाजायज संबंधों के बीच हाकम रोड़ा बना हुआ था और वहीं पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। यमुनानगर के प्रतापनगर में नारकोटिक्स की टीम ने कार्रवाई करते हुए एक युवक को 1.5 किलो चरस के साथ गिरफ्तार किया है। पकड़ी गई चरस की कीमत बाजार में करीब 80,000 रुपए बताई जा रही है। पकड़े गए तस्कर की पहचान रुखसार के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि इस पूरे नेटवर्क के तार उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं। टीम का कहना है कि जल्द ही उन तमाम लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा जहां से युवक इस चरस को लेकर आया था। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। कैथल पुलिस ने एटीएम कार्ड की क्लोनिंग करके पैसे निकालने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों ने करीब 100 एटीएम क्लोन करके धोखाधड़ी करने की वारदातों को कबूला है। दरअसल पुलिस को शिकायतें मिल रही थी कि कुछ लोग एटीएम धोखाधड़ी करके लोगों के पैसे हड़प रहे थे। पुलिस ने टीम बनाकर साइबर सेल की सहायता ली और आरोपियों को हिरासत में लिया। बताया जा रहा है कि ये लोग एटीएम में खड़े हो जाते थे और बुजुर्ग लोगों को अपना निशाना बनाते थे। दिल्ली में आयोजित हुई 19वीं दिल्ली स्टेट आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप में पलवल के गांव होशंगाबाद निवासी अतर सिंह ने फाइनल मैच जीतकर गोल्ड मेडल हासिल कर प्रदेश का नाम रोशन किया है। बता दें कि अतर सिंह एक किसान परिवार से हैं और पिछले 2 साल से पंजा कुश्ती में अभ्यास कर रहे हैं। इससे पहले अतर सिंह नेशनल स्तर पर भी पंजा कुश्ती में प्रदेश का नाम रोशन कर चुके हैं। भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एनवी रमणा होंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंगलवार सुबह उनके नाम को मंजूरी दे दी। दरअसल मौजूदा चीफ जस्टिस एस ए बोबड़े 23 अप्रैल को रिटायर हो रहे हैं। 24 अप्रैल को जस्टिस एनवी रमणा देश के 48वें चीफ जस्टिस के रूप में शपथ लेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति भवन में जस्टिस रमणा को मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ दिलाएंगे। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा और 30 अप्रैल तक लागू रहेगा। कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली सरकार की ओर से जारी नाइट कर्फ्यू की गाइडलाइन के अनुसार इस दौरान ट्रैफिक मूवमेंट पर किसी तरह की कोई रोक नहीं होगी। जो लोग वैक्सीन लगवाना चाहते हैं उनको छूट होगी, लेकिन ई पास लेना अनिवार्य होगा। इसी के साथ लखनऊ में धारा 144 लागू कर दी गई है, जो 5 मई तक लागू रहेगी। इस दौरान जिले में एक जगह पर 5 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकेंगे और न ही 5 से ज्यादा लोग पंचायत चुनाव के प्रचार में शामिल हो सकेंगे। लखनऊ के लॉ एंड ऑर्डर के ज्वाइंट कमिश्नर पीयूष बोडिया ने इसको लेकर आदेश जारी कर दिया है और वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी धारा 144 के सख्ती से पालन कराने के आदेश दिए हैं। ये फैसला कोरोना को फैलने से रोकने के लिए लिया गया है। पश्चिम बंगाल में आज तीसरे चरण के लिए मतदान हो रहा है। बंगाल में कुल 31 सीटों पर वोटिंग हो रही है और इसी बीच उलुबेरिया उत्तर से बीजेपी उम्मीदवार चिरन बेरा ने आरोप लगाया है कि मतदान से पहले की रात टीएमसी नेता गौतम घोष के घर से ईवीएम और वीवीपैट की मशीनें मिली हैं।
टीएमसी नेता के घर के पास सीबीएम मिलने के बाद चुनाव आयोग ने एक्शन लिया। यहां एक सेक्टर ऑफिसर को सस्पेंड किया गया है। चुनाव आयोग का कहना है कि एक ही रिजर्व ईवीएम था जिसका वोटिंग में इस्तेमाल नहीं हो रहा था। लेबनान की राजधानी बेरूत में पिछले साल अगस्त में हुए धमाके में जान माल का काफी नुकसान हुआ था। विशेषज्ञों ने प्रकाशित एक रिपोर्ट में चेतावनी दी है कि धमाके बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए अनाज भंडारण के भवन को सुरक्षा के मद्देनजर ध्वस्त कर देने चाहिए। मार्स मिशन के तहत नासा ने एक कदम और आगे बढ़ा दिया है। मंगल की सतह पर अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा का इंजेन्यूटी हेलीकॉप्टर लैंड करने के बाद मंगल पर अपनी पहली सर्दरात सफलतापूर्वक काट ली है। इसके साथ ही दूसरे ग्रह की धरती पर उतरने वाला पहला रोटरक्राफ्ट बन गया है। दुनिया भर में कैदियों के मानवाधिकारों को लेकर कुख्यात ग्वांतानामो बे जेल के भीतर किसी समय खुफिया रही इकाई को अब बंद कर दिया गया। यहां मौजूद कैदियों को क्यूबा स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकाने में भेज दिया गया। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू भ्रष्टाचार के मामले में अपने खिलाफ चल रहे मुकदमे की सुनवाई दोबारा शुरू होने पर अदालत में पेश हुए। देश के सियासी दल इस बात पर विचार विमर्श करने में जुटे हुए हैं कि उन्हें सरकार बनानी चाहिए या फिर इस्तीफा देना चाहिए। वैश्विक महामारी कोरोना का असर एक बार फिर पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है। सऊदी अधिकारियों ने बताया कि इस बार मकाम हज के लिए आने वाले तीर्थयात्रियों में सिर्फ स्वस्थ लोगों को ही प्रवेश दिया जाएगा। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से मंगलवार को भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हुई बढ़ोतरी को लेकर लोगों में कुछ रोष नजर नहीं आ रहा, क्योंकि बढ़ोतरी फिलहाल रुकी हुई नजर आ रही है। दिल्ली में पेट्रोल का दाम 90 रुपये 56 पैसे जबकि डीजल का दाम 80 रुपये 87 पैसे प्रति लीटर है। आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए करदाताओं के ITR 1 और 4 फॉर्म भरने को लेकर ऑफलाइन सुविधा शुरू की है। यह सुविधा ई फाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध है जो नई प्रौद्योगिकी JSON पर आधारित है। कोरोना संक्रमण के बढ़ रहे मामलों का असर फिर से अर्थव्यवस्था पर दिखने लगा है। वहीं दूसरी ओर सेंसेक्स में भी गिरावट दर्ज की गई। सुस्ती के दौर में होम लोन पर बड़े ब्याज दर ने भी ग्राहकों पर बोझ बढ़ा दिया है। देश में 2020-21 के शुरुआती 10 महीनों के दौरान प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 28% बढ़कर रिकॉर्ड $54.18 अरब पहुंच गया है। देश के सबसे मूल्यवान शिक्षा प्रौद्योगिकी स्टार्टअप बायजू ने $1 अरब में आकाश एजुकेशन सर्विसेज लिमिटेड का अधिग्रहण किया है। इस सौदे के बाद ब्लैकस्टोन समूह और आकाश के संस्थापक $13 अरब के मूल्यांकन वाले बायजू में शेयरधारक बन जाएंगे। भारतीय महिला फुटबॉल टीम को उज्बेकिस्तान के खिलाफ मैत्री मैच में 1-0 से हार का सामना करना पड़ा। दोनों ही टीमों को कई मौके मिले, लेकिन उज्बेकिस्तान ने 87वें मिनट में मुफ्तना शोइमोवा की सहायता से मैच का निर्णायक गोल कर दिया। उत्तर प्रदेश के अयोध्या क्षेत्र में 13 से 16 अप्रैल तक होने वाली राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता के लिए पुरुष टीम 11 अप्रैल को रवाना होगी। प्रदेश कबड्डी एसोसिएशन के अध्यक्ष राजकुमार ब्रांटा और सह सचिव कृष्णलाल ने बताया कि ट्रायल में प्रदेश भर से 156 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। बैडमिंटन में 2 सुपर टूर्नामेंट रशियन ओपन और इंडोनेशिया मास्टर्स को कोविड-19 के कारण लगी पाबंदियों के चलते विश्व बैडमिंटन महासंघ ने रद्द कर दिया। मेजबान देशों के खेल संघों ने विचार विमर्श के बाद यह फैसला लिया है। 6 बार की विश्व चैंपियन एमसी मैरीकॉम अगले माह होने वाली एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत का नेतृत्व करेंगी। दिल्ली के इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में होने वाला यह टूर्नामेंट 21 से 31 मई तक चलेगा। चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी इंडियन प्रीमियर लीग के शुरू होने से शानदार फॉर्म में नजर आ रहे हैं। ये नेट्स में लंबे शॉट्स लगा रहे हैं। चेन्नई सुपर किंग्स ने धोनी की बल्लेबाजी का वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। चेन्नई आईपीएल के 14वें सीजन में अपना पहला मैच 10 अप्रैल को खेलेगी। टूर्नामेंट शुरू होने से पहले धोनी जिस अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं उससे चेन्नई सुपर किंग्स को राहत जरूर मिलेगी। आईपीएल के 14वें सीजन की शुरुआत 9 अप्रैल से हो रही है। सीजन का दूसरा मैच 10 अप्रैल को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच होने वाले इस मैच से पहले वानखेड़े स्टेडियम के 2 और ग्राउंड स्टाफ कोरोना संक्रमित पाए गए। बॉलीवुड में कोरोना लगातार कहर बरपा रहा। महामारी की दूसरी लहर में कई सेलिब्रिटी कोरोना से संक्रमित हो चुके। इसी बीच कोरोना पॉजिटिव पाए गए एक्टर मिलिंद सोमन अभिनेता ने कोरोना को मात दी है और अब वो बेहतर हैं।
मलयालम सिनेमा के जाने माने अभिनेता पटकथा लेखक पी बालाचंद्रन का 62 साल की उम्र में निधन हो गया। तो लंबे समय से बीमार चल रहे थे। अक्षय कुमार के अस्पताल में भर्ती होने के बाद उनकी फिल्म सूर्यवंशी की रिलीज एक बार फिर स्थगित कर दी गई है। ये फिल्म 30 अप्रैल को सिनेमाघरों में आने वाली थी, लेकिन अब फिल्म अनिश्चितकाल के लिए टाल दी गई है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के वैज्ञानिक नंबी नारायणन की बायोपिक रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट के ट्रेलर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी प्रभावित कर लिया है। इस पर मोदी ने कहा कि ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचनी जरूरी है। फिलहाल के लिए सुपरफास्ट 100 बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।